हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिया से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। याद रखिएगा, जो क्षार होते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कुछ क्षार है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार तथा अम्ल की जो प्रबलता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को पीएच स्केल कहते हैं और यह स्केल 0 से 14 यानी अति अम्लीय से अति क्षारीय तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का मान कितना होता है? पीएच मान 7। प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे CH3, COOH और H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार के बारे में अगर बात करें तो प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार ये कम OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे NH4OH। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। कौन से अम्ल किस में पाया जाता है इसको रट जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछने की भी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। चींटी का जो डंक होता है यानी चींटी में फार्मिक अम्ल मिलता है। नींबू कुल के जो फल जैसे संतरा और नींबू है यानी सिट्रस में साइट्रिक अम्ल मिलता है। रसदार जो फल होते हैं इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। पालक में याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं आंवला और सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की प्रचुरता होती है। इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, ऊपर बताए गए सभी जो अम्ल है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। और किसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है इसको भी आप रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे चूने के पानी में कौन सा क्षारक होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो मार्जक का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो क्षारक मिलता है वो होता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का प्रयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया जो मैग्नीशियम है, इसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं।
इसके बाद अम्ल और क्षारक में अंतर को देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं या नीले लिटमस को लाल कर देता है, वहीं क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और एसिटिक अम्ल। क्षारक के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। कैसे? तो सबसे सामान्य रूप से अगर बात करें, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग नीलसोण होता है, माव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में या कागज के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। याद रखिएगा। अम्ल क्षार जो सूचक हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे जो नीला लिटमस विलयन है, इसमें अम्ल के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो लाल रंग में यह परिवर्तित हो जाता है, क्षार के साथ यह रंग परिवर्तित नहीं होता है। और लाल लिटमस विलयन में अगर बात करें तो यह अम्ल के साथ इसका जो रंग होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और क्षार के साथ अगर ये अभिक्रिया करता है तो नीले रंग में ये बदल जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो हल्दी के संदर्भ में अगर बात करें तो अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया होता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं, और क्षार के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है तो लाल रंग में यह बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर बात करें तो अम्ल के साथ ये लाल रंग में बदल जाता है, और पीले के ये क्षार के साथ अगर रिएक्शन करता है तो पीले रंग में ये बदल जाता है। और इसके बाद फिनोफथलीन यानी रंगहीन होता है, और ये जो होता है अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करता है या अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जो क्षार होता है इसके साथ अगर ये अभिक्रिया करता है तो इसके रंग में परिवर्तन होता है, यानी ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदासीन लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इनका पीएच मान 7, जैसे NaCl CaSO4। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षार, जैसे पीएच मान इनका 7 से कम होता है। आपको ऐसे भी याद रखना है जो जिनका पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय प्रकृति के जो होते हैं इनका पीएच मान अम्लीय प्रकृति के जो होते हैं पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे NH4Cl NH4NO3। और क्षारीय प्रकृति का जो मतलब कि होते हैं इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय लवण में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, यानी पीएच मान इनका 7 से ज्यादा होगा, जैसे CaCO3 तो CaCO3 और CH3CONA। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। और रॉक साल्ट एक भूरे रंग का क्रिस्टलीय रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है, रॉक साल्ट, और इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, एंटासिड होते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? तो एंटासिड भस्म होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटासिड भस्म होते हैं। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न है, स्वर्ण कारकों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो सुनार के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रेजिया है, ये किससे मिलकर बनता है या किससे मिलाकर इसको बनाया जाता है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, अम्लराज या एक्वा रेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण है। NHO3 और NaCl का ये मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इससे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्ण कारकों के द्वारा, सुनारों के द्वारा आभूषण को बनाते समय किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पीएच एक मूल्यांक जो दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का यह मूल्यांक है। पीएच अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। पीएच मान एक संख्या होती है जिसे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका मान 7 से अधिक है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघु गणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता कितना गुना बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की जो सांद्रता है इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो याद रखिएगा, जो परिवर्तन आएगा इसमें H+ आयन की जो सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं पीएच में परिवर्तन, pH2 - pH1 बराबर 6 - 3 इंटू कितना आएगा, इक्वल टू 3। H+ आयन की सांद्रता का जो अनुपात है आप देख सकते हैं H+ बटा में H+1। ठीक है, अगर बात करें तो 10 के पावर -3 यानी 0.001 इक्वल टू 1/1000, यानी H+ आयन की जो सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5 नंबर, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का, याद रखिएगा, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का जो पानी होता है ये शुद्ध जल का रूप है, ये शुद्ध जल होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? वह कौन सा विलयन है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है? जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो किस प्रकृति का होगा? आप बताइए कमेंट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन आपको याद रखना है। उदासीन विलयन का मान, और क्षारीय प्रकृति के जो विलयन होते हैं इनका पीएच मान, और जो अम्लीय प्रकृति के विलयन होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है? तो सब 7 के इर्द गिर्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, क्षारीय विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय विलयन कहलाएगा, यानी बी ऑप्शन। 7 नंबर, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान कितना है? एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। ठीक है,
प्रश्नानुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह क्या है? अतः वह क्षारीय है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। 9 नंबर है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी सी ऑप्शन। अगर इसके बारे में बात करें तो रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा H2SO4, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। देखिए इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी लगभग 70% होती है। अम्ल वर्षा के घटक हैं, इनमें से अम्ल वर्षा के कौन कौन से घटक हैं बताइए? तो देखिए अम्ल वर्षा के जो घटक हैं कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा HNO3 और H2SO4 यानी ए और बी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। और 12 नंबर है, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन, सी ऑप्शन सही जवाब है। कॉपर सल्फेट CuSO4 या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है, ठीक है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है और H2SO4 अधिक अम्लीय होता है, अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय और कमजोर क्षार का यौगिक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो याद रखिएगा NH3 एक लुईस क्षार है और शेष यौगिक लुईस अम्ल है, यानी सी ऑप्शन NH3 ये लुईस अम्ल नहीं है। 15 नंबर, कथन ए कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण आर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। इससे ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाता तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। 16 नंबर, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का जो पानी है किसके द्वारा, किसको मिलाने पर दूधिया हो जाता है? तो याद रखिएगा CO2 यानी बी ऑप्शन।
चूने का पानी यानी लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 से क्या होगा, क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। 17 नंबर है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर में क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली रहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। वह कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक का अम्ल। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। 19 नंबर है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जल में जल्द से जल्द घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो है सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है, यह अज्ञात गैस है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। यह अज्ञात गैस कौन सा है, अमोनिया है, सी ऑप्शन। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रतिक्रिया से सफेद ध्रुव उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 20 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो संबंध है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके बाद बेकिंग सोडा जो है इसका संबंध किससे है, बेकिंग सोडा का इसका संबंध है सोडियम बाइकार्बोनेट से। वॉशिंग पाउडर का जो संबंध है वो किससे है, तो सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूल ना पाए। देखिए अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो संबंध है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, सोडियम बाइकार्बोनेट का संबंध बेकिंग सोडा से, सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग पाउडर से, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का संबंध प्लास्टर ऑफ पेरिस से। 21 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध कैल्शियम बाइकार्बोनेट से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का संबंध कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वॉशिंग पाउडर का संबंध सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का जो संबंध है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से है। 22 नंबर, नीला थोथा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। नीला थोथा क्या है, यानी नीला थोथा किसको कहते हैं, सही जवाब है कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। प्रश्न संख्या 23, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, तो इसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट, सी ऑप्शन। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट, यानी डी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो पानी की टंकी में फंगी यानी कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट
का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की सुरक्षा के लिए कवकनाशी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 25, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, वॉशिंग सोडा का जो संबंध है वो किससे है? तो सोडियम, बताइए, सोडियम कार्बोनेट से। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। तो वॉशिंग सोडा का जो संबंध है सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का जो संबंध है सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। और नीला थोथा का जो संबंध है कॉपर सल्फेट, और हाइपो का संबंध सोडियम थायोसल्फेट से। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का संबंध सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। 26 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, नीला थोथा, नीला थोथा का जो संबंध है आपको मालूम है कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का जो संबंध है मैग्नीशियम सल्फेट से है। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का जो संबंध है सोडियम बाइकार्बोनेट से है, और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूल ना पाए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा का संबंध सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 27 नंबर है, खाने का जो सोडा है कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। 28 नंबर है, बेकिंग सोडा इनमें से कौन सा है? किसको बेकिंग सोडा बोलते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार पूछा गया बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, यानी बी ऑप्शन। और 30 नंबर भी सेम प्रश्न सेम जवाब। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट करके बताइए। तो सही जवाब है NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा या धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है कपड़ा धोने के साबुन में होता है। इसका सूत्र Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3, यानी बी ऑप्शन। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। यह कथन गलत है। दूसरा, अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। और व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, यह भी सही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र या बैकमैन संयंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, अतः दूसरा तीसरा कथन जो होता है सही हो जाता है। 33 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। तो इसका सही जवाब है एथिलीन। एथिलीन के माध्यम से कच्चे फलों को पकाया जाता है। तो ए का जो संबंध है वह है आपका थर्ड से। बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का जो संबंध है सोडियम बाइकार्बोनेट से है, ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्वार्टर्स का किससे, सोडियम सिलिकेट से, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्वार्टर्स का सोडियम सिलिकेट से। 34 है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर्स क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्टर्स क्रिस्टल होते हैं वो किसका होते हैं, तो याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर्स क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, SiO2 होते हैं। क्वार्टर्स में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक रूप से जो है मिलता है, या सागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? वह कौन सा लवण है जो सागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सही जवाब है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, और समुद्री जल में इसकी मात्रा कुछ घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को जो है उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। खाने का जो नमक है किससे बनता है, NaCl किससे बनता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो खाने का जो नमक है ये किससे बनता है, तो याद रखिएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार यानी बी ऑप्शन। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl KNO3। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, सभी जो विकल्प हैं, चारों जो विकल्प हैं, इनमें दिए गए लवण को जो है प्रतिदिन मतलब खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण जो है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है, ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए असुविधाजनक हो सकता है कि इसके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प बी अभीष्ट विकल्प हो सकता है। प्रश्न संख्या 38 है, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है, टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट और सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। 39 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से जो कथन सही नहीं है वह है बेरियम तथा अस्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन। बेरियम तथा अस्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, यह अवश सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। 40 नंबर पूछा गया कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? तो विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन असत्य है वो है जल में अधिक विलय होता है, यानी ऑप्शन ए असत्य है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न,
41 ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी ऑप्शन। 42 है जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जब इन लवणों को जल में डालते हैं तो इनसे बुलबुला बनता है, इसका कारण क्या है? तो इसका मेजर जो कारण है, मेन कारण है, वो है CO2 गैस, बी ऑप्शन। इन लवणों को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। 43 है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, बताइए फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट का उपचायक की भांति जो है उपयोग किया जाता है। 44 है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में होता है। एंटीक्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। 45 है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वह है आपका सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण के रूप में यानी फिक्सर के रूप में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। 46 फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरेक्स, यानी बी ऑप्शन। 47 है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। इसका सही जो जवाब हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, यानी ऑप्शन ए का। फोटोग्राफी में उपयोगी जो तत्व हैं वो कौन से हैं? फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। 49 है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत जो है चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी बी ऑप्शन। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत जो है चढ़ाई जाती है। 50 नंबर है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है जिंक ऑक्साइड का, डी ऑप्शन। अगर बात करें तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड जो इस प्रकार है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड आदि। 51 है निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए। देखिए गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग के द्वारा निर्मित किया जाता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। 52 आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनी यौगिक अल्कोहल में विलय होते हैं। दूसरा ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए आयनी यौगिक के संदर्भ में अगर बात करें तो केवल पहला कथन सत्य है, यानी आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं।
आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। ये अल्कोहल में विलय होते हैं जैसे NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कार्बनिक रसायन, इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना आपके लिए काफी फायदेमंद है। वहां पे जरूरत के अनुसार जो है अपडेट दिए जाते हैं, बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।